नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा अंता की फाइट, मुकाबला टाइट, क्योंकि अंता में जहां बीजेपी कैंडिडेट को लेकर अभी माथापच्ची कर रही है, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को अब नामांकन रैली निकालेंगे, अपना दम दिखाएंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं बीजेपी अंता में जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर के चिंतन मंथन कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किसी अड़चन और गुटबाजी से यहां पर इनकार किया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। अंता से दोनों पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बने नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। कुल मिलाकर के अंता की फाइट धरातल पर बहुत टाइट दिख रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने 2 बार विधायक रहे प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा में टिकट को लेकर मंथन जारी है। सत्ताधारी बीजेपी के लिए आंकड़ों के लिहाज से तो चुनाव कोई ज्यादा खास महत्व नहीं रखता, लेकिन इसकी जीत या हार का सियासी संदेश लंबी दूरी तक जाएगा। अंता में बीजेपी कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची कर रही है। बीजेपी किसी भी हालत में अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को चित करना चाहती है। यही वजह है कि वो जिताऊ प्रत्याशी को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। बीजेपी कभी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। उनका सीट हमारी अपनी और वो हम जीतेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारा संगठन नहीं, हमने अपने संगठन को बिल्कुल बूथ लेवल तक तैयार किया। बूथ समिति है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में 30-30, 25-25 कार्यकर्ता हमारे महिला है, पुरुष है, सभी वर्गों का उसमें समावेश है। अंता उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारी मतों से कांग्रेस की जीत का दावा किया। जूली ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, लेकिन अभी तक भाजपा ने प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया। इस सरकार ने जो काम किया है वो जनता के सामने, 5 साल हमारा कार्यकाल, हमारे काम जनता के सामने, 2 साल से इन्होंने जो काम किया इनका कार्यकाल वो जनता के सामने। उसको देख के, उसको तय करके जो है निर्णय करेगी जनता। ये लोग गरीबों को पेंशन तक नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी के नाम पे ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। उधर अंता में एक सीट के जीतने या हारने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लिहाज से सीट पर जीत का या हार का सियासी संदेश काफी दूर तक जाएगा। संभावना है कि वसुंधरा राजे, कंवरलाल मीणा के परिवार या अपने समर्थक प्रभुलाल सैनी में से किसी को टिकट दे सकती हैं। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अंता के उपचुनाव को लेकर गर्मा गर्मी है और आज की डिबेट में हम सवाल क्या पूछेंगे इस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल इसी बात को लेकर के उठता है कि अंता के फाइट टाइट मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से धरातल परिस्थितियां देखने को मिल रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया, नरेश मीणा अलग ललकार रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार किसे घोषित करेंगी, इसे लेकर के अभी मंथन चल रहा है। सवाल नंबर 2 कि कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन, बीजेपी की टेंशन, क्योंकि बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई कि प्रमोद जैन भाया के सामने बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि नरेश मीणा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पर अंता सीट पर जिस तरीके से जो चुनाव होगा वो चुनाव धरातल पर टाइट दिख रहा है। सवाल नंबर 3, क्या अंता से बड़ा सियासी संदेश जाएगा, क्योंकि एक सीट के नफा नुकसान से किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नरेश मीणा के लिए ये जो है वो करियर की चुनौती है, लेकिन सरकार को न विपक्ष को, दोनों पर ही कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रभाव इस बात को लेकर के पड़ेगा कि अंता की जनता ने जो जन्म दिया वो क्या कह रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर निकाय के, पंचायतों के चुनाव है, उसको लेकर एक परसेप्शन बनेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपके साथ आज के हमारे मेहमानों के साथ। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर,
डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। अटल जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है और अभी तक उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई। कैसे अंता की ये कड़ी लड़ाई जीतेगी कांग्रेस बीजेपी? हेमंत जी, बेसिकली कांग्रेस इसलिए कह देती है कि इन लोगों का कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो होती नहीं है। ये तो रात को कुछ विचार करते हैं इनके एक व्यक्ति और अगले दिन ये बोल देते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर से गुजरता है कि भाई हमारा एक इंटरनल जो सर्वे है वो होता है। उसके बाद में हमारी एक कमेटी बनी हुई है वरिष्ठ नेताओं की, उनमें वो नाम रखे जाते हैं जो जनता के यहाँ से आते हैं। तो वो कैंडिडेट जो जनता के साथ जुड़ाव रखता हो, जिसकी छवि थी अच्छी हो और जो मजबूत हो, तो इस तरीके के कैंडिडेट को हम चांस देते हैं। और ये प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही हम इस जो उम्मीदवार है वहां से घोषित करेंगे। कोई कारण नहीं। अब इनका कहना है कि डरी हुई है, मैं कह दूं कि ये हद से ज्यादा नरेश मीणा जी से डरे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हीं के विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी और बहुत इनको परेशानी आने वाली है। आप कह रहे हैं नरेश मीणा कांग्रेस के विचारधारा के व्यक्ति हैं और आपसे ज्यादा उनसे कांग्रेस डरी हुई है। बिल्कुल, ये है ही ऐसा। हाँ। नरेश मीणा जी पहले तो महासचिव रहे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने तो बहुत बार इनसे टिकट मांगी अलग अलग जगह से। आपसे भी मांगी अब थी। उनकी उग्रता आपको सबको पता है। और गहलोत साहब उनको केवल एक दिलासा देते हैं या सलाह देते हैं, लेकिन टिकट नहीं देते। सबसे पहले तो वसुंधरा जी ने आप दिलासा समझ दिया सकते था, हैं, उसके बाद आप केवलाल समझ मीणा जी सकते और हैं कि किसको परेशानी होने वाली है। जी। भाई हमारी तो विचारधारा से ही नहीं है। आप इनको छात्र राजनीति से देख लीजिए। तो जब कोई व्यक्ति हमारी विचारधारा शैली से परिचित ही नहीं है, तो वो तो लेकिन इतनी टिकट देरी वाली क्यों लग बात रही है तो सर? इतनी बहुत- देरी क्यों हो रही है? और कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस ने तो देरी- पहले देरी नहीं- पहले जिसको नहीं, जितना जल्दी उम्मीदवार डिक्लेयर होता है उतना टाइम मिलता है प्रचार का, कांग्रेस का तो शुरू हो गया। अच्छा हेमंत जी, ऐसा कोई वो एक इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है कि भी पहले जिसने डिक्लेयर कर दिया वो ही जीतता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तब तो ठीक है, टीकाराम जूली साहब का जो बात है उसको मैं भी मान लूं। लेकिन जब ऐसा नहीं है, उससे बेटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली आप तैयार करो कि भी किसे टिकट देनी है, बड़ा मजबूत अच्छा दावेदार दो जनता को, तो जनता को भी लगे कि हाँ ये दावेदार हमारी समस्याओं को अच्छे से डील कर सकता है। तो मजबूत दावेदार ढूंढने में ये वक्त लग रहा है, या इसके पीछे कांग्रेस की ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी में तो गुटबाजी है, वसुंधरा जी का अपना एक नाम होगा जो बाकी के नेताओं से मेल नहीं खा रहा और इसलिए देरी हो रही है? तो हेमंत जी एक बात बताइए, आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे गद्दार, निकम्मा और नकारा इस तरीके के शब्दों से मतलब हमारे किसी नेता को एक दूसरे को नवाजते हुए देखा है? तो बात ये है कि ये सब आरोप लगाना और चले जाना ये नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है, मान लीजिए वसुंधरा राजे जी वहां उस क्षेत्र के वहां प्रभाव रखती है। प्रभाव कितने 9 बार से पहले 4 बार वो रही, 5 बार से सांसद दुष्यंत सिंह जी हैं, उनके ही बेटे। तो वहां उनका उस हाड़ौती अंचल में प्रभाव बहुत अच्छा है। वो हमारी सीनियर लीडर है और उनके साथ मंथन करना तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? यही तरीका होता है एक अच्छे उम्मीदवार को ढूंढना और उसको जनता के सामने रखना। जी, स्वर्णिम जी जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमसे ज्यादा तो कांग्रेस नरेश मीणा से डरी हुई है, उन्हीं के विचारधारा के व्यक्ति ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से उन्होंने अपने क्षेत्र की सेवा की, लगातार जीते, 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, ये सबको पता है। और जब जब वो हारे हैं, बहुत मामूली अंतर से 4 से 4.5 हज़ार वोट से वो हारे, लेकिन जीते हैं तो 25 से 30 हज़ार का उनका मार्जिन रहा। अब मैं ये कहना चाहूँ कि अगर ये कहें
कि नरेश मीना किस पार्टी में रहे, कब कब रहे, उसका रिकॉर्ड इनको देखना चाहिए। बीजेपी का रिकॉर्ड अगर ये देखेंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का, तो इनको पता पड़ जाएगा कब पदाधिकारी रहे। खैर ये अब विषय नहीं है इतनी बहस का, लेकिन एक चीज़ तय है कि हमें ये देखना है और इंतजार है कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का आएगा, वसुंधरा जी का आएगा, ओम बिरला जी का आएगा, किसका आएगा, सरकार चुनाव लड़ाएगी, किस संगठन चुनाव लड़ाएगा, क्या मुख्यमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे या वसुंधरा जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे या अलग ही ओम बिरला जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो ये स्थितियां हैं। अभी जाके आए ना मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे खूब चर्चा भी करके आए हैं, तो क्या निष्कर्ष निकला आप बताइए। इतना बड़ा संगठन इतनी बड़ी बात करते हैं तो आपका तो उम्मीदवार तैयार होना चाहिए था। जहां आप छवि की बात करते हैं तो आपके जो प्रत्याशी रहे थे, जिनका कोर्ट के में सजा याफ्ता होने के कारण उनका सदस्यता चली गई, तो उनकी क्या छवि, कौन सी छवि देखी थी आपने उस वक्त, ये भी इनको बताना चाहिए तो कि भाया ऐसी के कितनी खिलाफ भी बढ़िया कम केस नहीं है सर। बेहद शानदार छवि देखी। भाया के खिलाफ सर भी कम केस नहीं होना है। और सजा याफ्ता होना, सुनिए, सजा- हाँ मैं अब उस पर आ जाता हूँ। हाँ। सजा याफ्ता व्यक्ति, क्या केस था, पिस्तौल निकाल करके एसडीएम को दिखाना, यही था ना सर। बहुत बढ़िया छवि थी, कोई बात नहीं, सजा याफ्ता पहले ही हो चुके थे, अपील पे चल रहे थे, अपील में चलने के बाद ही हुए। और प्रमोद जैन भैया के खिलाफ कितने केस लगाए इन्होंने, एक ट्रॉली बजरी फलाने गांव से उठा करके ले गए, कहीं से 3 ट्रॉली उठा करके ले गए, यही लगाए ना, फटकार लगाई, अभी कोर्ट ने रोक लगाई। क्यों आपके अपने मुकदमों पूर्व की मंत्री ने ट्रायल पर। कितने लेटर लिखे आप प्रमोद ट्रायल जैन कर भाई के लीजिए। खिलाफ, और आपके पार्टी में उनके खिलाफ कितने अरे सर। बैनर लगे, पोस्टर लगे, और ये क्या भाया बजरी खाया, अरे ये सब लगे सारे, आप तो जानते हैं। हेमंत जी बैनर पोस्टरों से अभी अगर भरत सिंह जी नहीं रहे, कोई मैं उनको अपराध याद, साबित हो रहा ठीक है, होता, उनको सुनिए ईश्वर उनको हाँ, मैं सदगति दे। उनको याद नहीं कर रहा, मैं तो आपकी लेकिन बात भरत पर ही सिंह जी ने बोल जितने देता हूं, लेटर सर। लिखे भाया को लेकर के, वो आप ही की सरकार में थे, आप ही की सरकार में उन पर आरोप लगे ना सर, वो बीजेपी ने तो नहीं लगाए थे। हेमंत जी बीजेपी की तो 2 साल से है ना सरकार, क्या मुकदमे दर्ज हुए हैं, यही हुए ना कि 1 ट्रॉली बजरी, कहीं से 2 ट्रॉली, कहीं से 3 ट्रॉली, कहीं से 3 बोरी, यही तो हुए हैं। 2 साल से सरकार है, जो आरोप लगा रहे थे ये बीजेपी वाले सारे साबित कर देते, कोई चार्जशीट पेश कर देते, कोर्ट में मुकदमा तो ले जाते कम से कम। लेकिन क्या है सर, आरोप लगाना, बैनर लगाने, पोस्टर लगाने से आरोपी नहीं बनता आदमी, लेकिन जो सजा याफ्ता हो तो फर्क है ना। बैनर छवि का तो पोस्टर फर्क आपकी देखना पार्टी पड़ेगा में आपको। सामान्य बात है स्वर्णिम जी, कि कहीं वो वीडियो के अंदर से काट के भी लगा देते हैं, कहीं कभी वो बजरी ट्रॉली वाले भी लगा देते हैं, वो उनको दरकिनार ही करना चाहिए। फिर भी अटल जी जवाब दे दीजिए कि आप ही की पार्टी के भीतर वो कह रहे हैं छोटा सा, हाँ बोल लीजिए, बोल पोस्टर पे लीजिए। लिखा क्या था हेमंत जी, जी। वो पोस्टर नहीं, पे एक बार लिखा स्वर्णिम क्या जी था, पूरा वो करने और भी दीजिए। हाँ, रोचक है। वो क्या बैनर पोस्टर वाली बात पर बोल लीजिए स्वर्णिम जी। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि जी। बीजेपी ने खूब बैनर पोस्टर लगाए, इनके भी लगे, हमारे भी लगे, लेकिन इनसे नहीं होता। जनता का प्रेम देखिए, प्रेम है प्रमोद जैन भैया के साथ, जिसने पिछले 20-25 साल से लगातार एक पैर पर खड़े होकर के वहां पे जनता की सेवा की। उसी का परिणाम है कि कभी 5,000 से ज्यादा वोट से नहीं आ रहे, और तो जीते फिर हैं ये तो आरोप 25, क्यों 30, लगे कि 35,000 पूरा तक का पूरा उनका गांव मार्जिन खा जाता गए? है। ये आरोप क्यों लगे, बजरी खाई, माटी खाई? अब जिसने लगाए आरोप नहीं, वो मैं साबित बता कर देता हूं दे। सर। सरकार तो उनकी, हम तो सरकार सर, में है एक नहीं, आम बड़ा आदमी है, अच्छा आम सा- आदमी की तरह घूम रहे हैं। ये अटल जी आपने ये पोस्टर पे- राजनीतिक तौर पर केस लगा दिए भाया पर। सर ऐसा है कि एक बड़ा पोस्टर पे लिखा क्या था हेमंत जी, वो तो बड़ा रोचक सा है जी। कि बड़ा अच्छा सा लिखा था, आ गयो भाया, गांव के गांव खा गयो भाया। ये इस तरह की स्टेटमेंट इन्हीं के लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर थे, और गांव के गांव में ये इशू खड़ा था। और रही बात ये कि ये कह रहे हैं कि भी चलो एक इस पे एक बहुत जवाब ले थोड़ा लीजिए सा, हेमंत जी। है ना, जी। चोरी, सुनिए, एक चोरी छोटी या बड़ी, आप ये क्या लॉजिक हुआ कि आप अरे, ये थोड़ा बताने सा की जवाब कोशिश दे कर रहे हैं दीजिए। कि साहब वो ट्रॉली है, ट्रॉली की चोरी को हम चोरी नहीं मानते। अरे भाई, धीरे धीरे क्या होता है, जब डेबिट क्रेडिट को देखा जाता है ना, उसमें 1 पैसे का हिसाब का गड़बड़ होता है, उसमें फिर करोड़ों रुपए निकलते हैं। ऐसा पहला जल जीवन मिशन में भी आपके मंत्री जी गए ना 2 अंदर। साल में तो निकाल देना चाहिए था, करोड़ निकलते हैं तो। देखिए, आप ही की सर, सरकार नहीं, दोनों जगह। इसलिए- हेमंत जी एक सर, छोटा सा इनसे सर, एक छोटा सा ऐसा सवाल। है, जी। ये भी हेमंत जी, एक निकलेगा। छोटा सा सवाल आप मेरा है ऐसा इनसे। है हाँ, कि पूछ ये सब लीजिए। चीजें सरकार है आएंगी। इतनी बड़ी, जी।
जी जी, अटल जी एक चीज बता दीजिए, मेरे आप विद्वान साथी हैं, आप बजरी खनन को लेकर के बड़े आरोप लगा रहे हो, छोटी छोटी एक ट्रॉली को लेकर के, चलो हम इस पर भी नहीं जाते, जो भी आप लगाएं, कम से कम इतना बता दो कि ये जो बजरी माफिया है, रेत माफिया है, इसकी जांच कराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। आपकी सरकार पर सीबीआई ने यह कहा कि हमको जांच करने में सहयोग नहीं दे रहे, और बाद में इसी सरकार ने, जो आपकी सरकार 2 साल से चल रही है, इसने कहा कि साहब हम इसकी सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते। तो आप सच्चाई जनता को बताओ, क्यों नहीं कराना चाहते? बता रहे हैं एक तो आपके आरोप झूठे थे जो आपने ऐसा लगाए, है, और आपकी सरकार आज आपके जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं ना, 7 करोड़ की बजरी रोज खनन हो रही है अवैध, उसका जवाब दो। सब पकड़े मंत्री आपके आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर। अरे सर, जब आप डेवलप कर जाओगे, 2 साल के अंदर आपने इसको इतना ज्यादा डेवलप किया, उसको हमने जितना हम बोलते करीब इसलिए सीबीआई से जांच कराने की 3,721 लोगों जरूरत को नहीं है, पकड़ा आप ये हमने। कहना चाह रहे हैं? हमने ना पकड़ा ना उसको, 3,721 केस पकड़े ही ना, उनपे रोक भी लगाई। उसके लिए, खनिज के लिए स्पेशली, खान की बहुत सारी चीजों के लिए हमने एक पूरा का पूरा वो बनाया कि भी किस तरीके से क्या खान के नियम है, कौन सी खान किसको दी जा सकती है, अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या जो होगी, आरोप लगा रहे ये सारे के सारी प्रतिदिन चीजों 8 को हमने करोड़ की रेगुलराइज बजरी करने की अवैध कोशिश खनन की। हो रहा रोक के है, नहीं बैठे रहे, वो सरकार पर नहीं, आरोप रोक के है, नहीं बैठे रहे हम और ये नहीं कि सीबीआई रोक के की बैठे जांच रहे न हो करा और करके आपने उन आरोपों की पुष्टि की ऐसा है। है। सुनिए, देखिए स्वर्णिम जी, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे तरीके से चलाने दो। अब इसमें भी आप बोलो कि हमारे हिसाब से चलाओ, तो नहीं, ये आपके बात तो हिसाब से जचने नहीं, वाली नहीं उनके है। हिसाब से भी नहीं, लेकिन जो आरोप जब- लगाए थे वो आरोपों का क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में भी आपने इतने आरोप लगाए, 2 साल में तो देखिए, भाया का ऐसा पूरा है। कंगाल करके, आपकी सरकार में इतना ही ज्यादा वो होता तो पूरे बता देते ना जनता को। ये वो सवाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में, और आता हूं सर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी। वरुण जी, क्या ये अंता की जो सीट है वो जातिगत समीकरणों में फंसी हुई है, या त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा की वजह से? कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल जातिगत समीकरणों में फंसी हुई है, और अभी एक धाकड़ उम्मीदवार के भी खड़े होने की सूचना है निर्दलीय। 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट हो जाएंगे। और जो अभी तक बात कर रहे थे, अभी कांग्रेस की आपने बात की, तो डेफिनेटली प्रमोद जैन भाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और एडवांस में आप टिकट पहले दे दिया तो प्रचार में तो नंबर 1 पे चल ही रहे, नामांकन भी भर दिया आपने, रोड शो भी निकाले। भारतीय जनता पार्टी जो है, लेकिन कांग्रेस की बात ये, अशोक गहलोत सचिन पायलट में गुटबाजी नहीं होती, कितने इंटरेस्ट से लगते हैं उनके लिए, उस पर डिपेंड करेगा। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही है, तो ये खुद भी मान रहे हैं वसुंधरा जी स्ट्रॉन्ग है, वसुंधरा जी चाहेंगे जो होगा, आपकी किसी की हिम्मत नहीं है वसुंधरा जी के अलावा किसी कैंडिडेट को लड़ने की, तो वसुंधरा जी का ही हो रहा है सब वहां पर, बीजेपी का हो रहा नहीं है। वसुंधरा जी जिसको जाएंगी टिकट भी उसी को मिलेगा, और कोशिश भी करेंगे वही जिताने के प्रयास करेंगे। इनकी किसी वरुण की जी, बस की पार्टी बात बड़ी होती है या फिर एक पार्टी के सदस्य? नहीं, मैंने आपको कहा ना, उस इलाके में तो खुद ही मान रहे हैं वसुंधरा जी हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर पार्टी बड़ी है तो वसुंधरा जी के कहने की टिकट हटा दो, सिफारिश आप अपने हिसाब से टिकट दे दो, देखें कैसे जिता सकते हैं फिर। तो कुछ इलाकों में, मैंने पिछली बार भी अपना डिस्कशन हुआ था, कई बड़े नेता जिनको हम बोलने लग जाते हैं, उनको धीरे धीरे बड़ा बना दिया जाता है, उनके हिसाब से उस इलाके में चाहे कांग्रेस और बीजेपी टिकट देने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्हीं का कंट्रोल हो जाता है, फिर संगठन का या पार्टी का कंट्रोल उस इलाके में नहीं रहता। और वसुंधरा जी तो वैसे ही बड़ा उनका जलवा है उस इलाके में, सब जगह ही है वैसे तो इसलिए उनको माइनस करके चुनाव जीत नहीं सकते। दूसरी बात, अभी बार बार ये सरकार चल रही है, सरकार तो चल ही नहीं रही, कहीं दिख ही नहीं रही है किसी को। स्वर्णिम जी भी कह रहे हैं चल रही है, अटल जी भी कह रहे हैं चल रही है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से अभी फोन करा लो सबके सामने, कोई फोन उठाता हो, कोई शिकायत का जनता की निवारण करता हो। अब बजरी माफिया है, रेत माफिया, उससे आम जनता को मतलब नहीं है। 2 साल में कितना आम जनता की समस्याओं को सॉल्व कर पाए, वो है मेन उद्देश्य। अब वो है नहीं। अब मदन जी की श्रीमती जी आज अचानक बीमार हो गए, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाए, तो प्रदेश अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो इनका कुल मिला के वसुंधरा जी पे है सारा, वसुंधरा जी पे ही वो टिकट देंगी, वही जिताएंगी, सारी रणनीति उनके हाथ में। अटल जी जवाब दे रहे हैं इस पर, छोटा सा 10 सेकंड का जवाब, फिर मैं जाता हूँ। एक मेरी पूरी बात हो जाए ना, तो एक बार आप मेरी बात हो जाए अटल जी, 1 मिनट। हाँ सर, पूरा कर लीजिए, बोलिए विचारधारा की बात अटल जी कर रहे थे, हमारे विचारधारा से होता है भाई, विचारधारा होती तो मोदी जी की सरकार आदि गैर कांग्रेस बीजेपी पृष्ठभूमि के सांसद आपके, तो पार्टी विद द डिफरेंस तो खुद ही खत्म हो गई आपकी। जो
आप तो अटल जी हो, अटल जी अडवाणी जी के युग की प्योरिटी जो थी वो कहाँ है आज भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए नरेश मीणा को आरोप लगाना, ठीक है। बीजेपी में था, कांग्रेस में था, वो युवा है, लड़ेगा, वोट लेता है, वो जीतेगा हारेगा वो तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। जी ठीक है, ठीक है अटल जी, जल्दी से 10 सेकंड की टिप्पणी वो करें कि अंता के अंदर बीजेपी नहीं है, वसुंधरा राजे ही बीजेपी है और वही चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, बेसिकली हमारा ये स्पष्ट कहना है शुरू से ही, भले आप वसुंधरा राजे जी के लिए आप कह दो, वो हमारी बहुत वरिष्ठ हैं। अगर आप कहते हैं कि वसुंधरा जी हैं, या आप कहते हैं कि बीजेपी है, या आप कहते हैं कमल का फूल है, तीनों ही हमारे हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि व्यक्ति क्या कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार में कोई किसी का भी नाम ले सकता है। मित्र साहब, अंता के समीकरण आपको कैसे नजर आ रहे हैं, कैसे देखा जाए उन्हें? और साथ ही साथ देखिए, एक तरफ अभी धाकड़ समाज की बात कर रहे थे, सवर्ण समाज है वो कह रहा है कि हमारे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। नरेश मीणा कह रहे हैं SC ST इतने सालों से लगातार भाया को क्यों जिताते हैं भाई, हम क्यों इतनी ज्यादा तादाद में, सबसे ज्यादा समीकरण उनके हैं जातिगत हिस्सेदारी अगर देखी जाए SC ST को मिला करके। दूसरे नंबर पर सैनी समाज है, तो सैनी समाज भी लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये समाजों के भीतर की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के लिए मुसीबत पर आई? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो अंता का उपचुनाव है ये नरेश मीणा पे डिपेंड करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो। नरेश मीणा की वहां प्रभावी क्या नाम से मौजूदगी है, कल वो नामांकन भरेंगे तब ये पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े नेताओं, जो विपक्ष के नेता है उनको समर्थन है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो रविंद्र भाटी हो, चाहे वो क्या नाम से राजकुमार रोस हो। ये कहा जा रहा है कि क्या नाम से कल जब नामांकन होगा तो ये लोग नेता भी क्या नाम से वहां उपस्थित हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। मित्र साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, आपको लगता है रविंद्र भाटी का वहां को कोई अंता में कोई असर पड़ जाएगा? क्योंकि राजपूत वोटर्स तो वैसे ही जो है वो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, और रविंद्र भाटी कहने से वहां पर इतना बड़ा बदलाव आ जाए। हेमंत भले ही न हो, लेकिन जैसा कि क्या नाम से अभी आपने शुरू में भी कहा कि इस उपचुनाव के परिणाम का सरकार पर, विपक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माहौल बनाने पर जरूर फर्क पड़ता है। माहौल और बात दूर तक जाएगी किसने जीता। हाँ, मतलब यही मैं कह रहा हूं कि, और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब तक राजस्थान में हेमंत 7 उपचुनाव हुए हैं भजनलाल सरकार के राजस्थान में आने के बाद। उन 7 उपचुनाव में से 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, और 3 उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। 7 में से 1 चुनाव कांग्रेस ने जीता। तो ये कांग्रेस शासन का भी बता दीजिए कि कांग्रेस के समय में कितने उपचुनाव हुए, और वो कितने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कितने जीते थे? सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में जो उपचुनाव है वो कांग्रेस के लोगों ने जीते। और आप ये कह दो कि क्या नाम से सत्ता में जो सरकार होती है, सत्ता में जो दल होता है, उसका उपचुनाव पे फर्क पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि सरकार का ही होता है उपचुनाव, ऐसा कहा जाता है जी। लेकिन कई बार रिजल्ट आते हैं, जैसे हमने श्री गंगानगर की तरफ देखा। कुछ स्वर्ण भी जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो उपचुनाव होने वाला है अंता में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। जो सेवा कार्य हमने किए, जो हमारी पिछली सरकार की योजनाएं थी, आपको याद होगा कर्णपुर में भी चुनाव हुआ था, चलते चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया गया प्रत्याशी को आचार संहिता के विपरीत। और जिस दिन पोलिंग थी उस दिन कृषि विभाग दिया गया, घोषणा हुई, फिर भी हम हरा करके जीते, और लोकसभा चुनाव में भी हम जीत के आए। तो लेकिन ये बात तो सही है कि 7 में से 5 चुनाव तो उपचुनाव जो बीजेपी के शासन में हुए हैं वो 5 जीते हैं बीजेपी ने। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल यह कि नरेश मीणा आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जिस भाया को कांग्रेस ने टिकट दिया उसकी जातिगत हिस्सेदारी कितनी है वोटों में, और क्यों जो है कांग्रेस को SC ST के लोग जो है लगातार वोट देवें, क्यों? ये सवाल कि जहां पर सबसे ज्यादा जातिगत हिस्सेदारी है SC ST और सैनी समाज की, वो क्यों वोट दें भाया को बार बार? हेमंत जी, हाँ, मैं 10 सेकंड आपको भी दूंगा जी। देखिए हेमंत जी, बहुत सारे जो जन नेता होता है वो जातिगत आधार पर नहीं, अपने सेवा और सेवा कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ता है। भाया जन नेता है, हमने बड़ी बात कही आपने। सुनिए, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, और वरना क्यों चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार? ये 3 बार तो जीत चुके हैं, वहां से 2 बार तो हमारी कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अभी भी चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में रह करके लगातार जनता के बीच काम कर रहा हो और उसका उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना हो तो वो मायने रखता है।
और उसमें बड़ी बात है, कोई आदमी आज किसी को कहीं भी आप भेजे हैं, मेवाराम जी चुनाव भी लड़ने के जननेता लिए, हैं। लेकिन अगर क्षेत्र से चुनाव नहीं है फिर तो मेवाराम जी भी आपकी पार्टी में जननेता चुनाव हैं। होने दीजिए, सुनिए मेरी बात। तो स्वर्णिम जी नेता तो बहुत हैं। बच क्यों रहे हैं और जी? आज फिर तो हाँ, जननेता का देखिए, तो हम आप एक चीज खास बताइए, अगर लोगों आप के लिए इसी पर सुनते जाना थे। चाहते हैं तो सुनिए, जी जो चुनाव लड़ रहा है चुनाव देखिएगा, चुनाव का परिणाम देखिएगा। ठीक है, चुनाव वरुण जी में कुछ 15 कहना चाह रहे हैं, तारीख से बिल्कुल, एक कांग्रेस छोटी पार्टी टिप्पणी का जो हेमंत हमारा जी, कैंपेन मैं है कह रहा ठीक वो है, आप 10 सेकंड देखिएगा। वरुण जी, जी ठीक है सर। हेमंत जी, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जो एक मुहिम चला रखी है उन्हें कुछ अरसे से कि ओबीसी एसटी एससी, जो बिहार में भी उन्होंने भाषणों में भी कही, कांग्रेस संगठन में भी जी। कही, और कांग्रेस संगठन में उस हिसाब से बदलाव भी ला रहे हैं कि सवर्ण जाति इनको वोट नहीं देती, सवर्ण जाति का रोल कम कर दो कांग्रेस के अंदर। तो फिर आप वो राहुल गांधी जो आह्वान कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी टिकट देने का, तो आप वो राहुल गांधी के जो आह्वान के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि आपके पास जन नेता है। ठीक है, वो तो जननेता बीजेपी है के लिए भी तो चुनौती है ना फिर मित्र साहब, बिल्कुल 10 सेकंड है सर। नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लिए चुनौती है। मैं कह रहा हूं कि नरेश मीणा जो है वो दोनों क्या नाम से पार्टियों को नुकसान दोनों के पहुंचाएंगे, लिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, तो दोनों के लिए चुनौती है नरेश मीणा। अटल जी लास्ट, दोनों के लिए चुनौती है नरेश मीणा। ऐसा है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हमको जितना जिसका जाति है उस हिसाब से वोट दो, तो वो तो कांग्रेस का स्टेटमेंट हो जाता है। जब नरेश मीणा जी वहां इस तरीके की बात करते हैं तो फिर कहते हैं, नरेश नहीं, मीणा नहीं, जी वो की आवाज जननेता आप है। सुन लीजिए, तो ये फिर बातें- आप सुन नहीं, लीजिए, नहीं, बीजेपी बात- सुनेगी क्या? ये हम तो रिजेक्ट करते हैं ना, जी। हम जातिवाद ये सब प्रथा, ये अच्छा, जितने आप वाद है ना, जातिवाद के आधार पर क्षेत्रवाद, टिकट नहीं भाषावाद, देंगे? इसको हम बहुत ही बिल्कुल हम रिजेक्ट ठीक है, करते चलिए हैं। जनता पर ही हम छोड़ बहुत देते हैं। बहुत शुक्रिया स्पष्टता से- इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अंता का चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।